आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया। एक आयोग में बैठकर ने इनके घर वाले ने, इसके फादर ने, सबने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की। भाई, इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति का नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको। इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था ये। मेरी बात सच्चाई है और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ उस चीज पे। जिसका काम है पुलिस विभाग में रहना, भारत के संविधान की रक्षा करना, आम जो बेसहारा बेजबान लोग हैं, वो जो लोग कमजोर तबके से आते हैं, उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करना। अगर वो व्यक्ति खुद इतना कमजोर है, वो खुद इतना माजूर है, तो आप ये सोचिए कि एक आम दलित, एक आम जो निचली जाति का व्यक्ति है, वो अपने आप को कैसा महसूस करता होगा। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रही थी जिसका मकसद था आपको ये बताना कि कैसे राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं, परिवार के साथ, उनके परिवार के, पूरन कुमार के परिवार के साथ अपनी एक तरह से संवेदनाएं प्रकट करने के लिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसे ये मामला राजनीतिक बनता जा रहा है और सरकार के ऊपर दबाव ये पड़ रहा है कि कैसे वो उस मामले पर एक्शन करे। लेकिन आप ये देखिए कि रिकॉर्डिंग के वक्त ही एक दूसरी घटना ने अंजाम दिया, एक और व्यक्ति ने अपनी जान ले ली। और यहाँ हैरानी की बात यह है कि इस पूरी घटना को जिस तरह का ट्विस्ट मिल रहा है, अभी एक हफ्ता गुजरा है सिर्फ पूरन कुमार जो आईपीएस थे, उन्होंने अपनी जान ले ली थी, ये कहते हुए कि उनके साथ जातिवादी भेदभाव हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें जलील करने की कोशिश हो रही है। और उनकी आईएएस पत्नी ने किस तरह से पूरा मोर्चा संभाला हुआ था, यहाँ तक कि एक हफ्ते बाद भी उनका पोस्टमार्टम तक उनके शरीर का नहीं हो पाया है। लेकिन अब दूसरी खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो उससे ज्यादा चौंकाने वाली है कि जो एएसआई हैं, एएसआई नाम है, जो रोहतक में आईजी ऑफिस के साइबर सेल में ये तैनात थे, एएसआई संदीप लाठर, उन्होंने अपने आवास पर अपने ही गोली मारकर अपनी जान ले ली। और घटनास्थल पर सुइसाइड नोट भी मिला है। और इसके अलावा उन्होंने बाकायदा एक वीडियो लंबा चौड़ा रिकॉर्ड किया है जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने पूरन सिंह को करप्ट और भ्रष्ट बताते हुए ये कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अपनी जान ले ली। यहाँ पर सवाल इस तरह के पैदा हो रहे हैं जैसा ऐसा लगता है कि साधारण जो मनुष्य है, जो आम आदमी है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी हैं, उनकी पहुंच से और उनकी पकड़ से बाहर है कि आखिर इसको देखा किस तरह से जाए कि ये व्यक्ति जिसने खुद अपनी जान ले ली, एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहा है जो खुद इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसका मकसद क्या हो सकता है। आप जिंदगी में जितने संघर्ष हमारे होते हैं, चाहे हम बेईमान हो या ईमानदारी हम बरतें, लेकिन दोनों इसलिए होता है कि हम जीवन में एक अच्छा जीवन गुजारना चाहते हैं। अगर ईमानदारी से हमें नहीं मिल रहा है तो हम बेईमानी से पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द, हरियाणा में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, पुलिस किस तरह से काम कर रही है, उसके ऊपर पूरे तरीके से इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं, न जिसका मेरे पास सवाल है, न किसी भी साधारण मनुष्य के पास इसका जवाब नहीं है। और सवाल सीधे ये पैदा हो रहा है। आदेश रावल यहाँ पे कह रहे हैं, पत्रकार जो हरियाणा को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं, कवर करते हैं, वो कह रहे हैं कि आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद अब एएसआई संदीप लाठर ने भी आत्महत्या कर ली है। मामला और उलझता जा रहा है। ये पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई है, या यूं कहूं कि ये वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। मिर्जापुर फिल्म की तरह अब ये तय हो रहा है कि हरियाणा कौन चलाएगा। यह सवाल यही पैदा हो रहा है कि आखिर ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये ब्यूरोक्रेसी की लड़ाई है, नौकरशाही की लड़ाई है, लेकिन ये सब कुछ तो जिंदगी से बंधा हुआ है। जब जिंदगी नहीं है तो बाकी क्या है। अब मैं आ जाती हूँ उस खबर पर, और ये खबर कि राहुल गांधी ने चंडीगढ़ पहुंच के बाकायदा इनके परिवार के साथ संवेदना जाहिर की और ये कहा कि सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कि योजनाबद्ध तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव करने की कोशिश की जा रही है इस दलित परिवार के खिलाफ। और उसका पूरे तरीके से मकसद ये है कि आप चाहे कोई भी हो, आप कितने ही बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं, अगर आप दलित हैं तो आपके साथ नाइंसाफी होती रहेगी, आपके साथ भेदभाव होता रहेगा, आपके साथ अत्याचार होता रहेगा। सुन लेते हैं राहुल गांधी को। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक
डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा एक तरह से एक नया मोड़ इस घटनाक्रम में आ गया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के दौर में आप ये देखिए कि पिछले 10 दिन के अंदर हम देखें अगर, तो जो तथाकथित पिछड़ी जाति या दलित समुदाय के ऊपर जो अत्याचार है, उसकी जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति को बाकायदा उसके पैर धो के, एक अपर कास्ट व्यक्ति के पैर धो के, ये तस्वीरें आप ये देखिए, उच्च जाति के व्यक्ति के पैर धोकर पानी बाकायदा पीते हुए इन तस्वीरों में दिखाया गया है। ये हमारे यहाँ हमारे समाज में हो रहा है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री बाकायदा कह रही हैं कि सारा जो ज्ञान की जो धारा है वो ब्राह्मणों के पास ही है, ब्राह्मण समाज को किस तरह से उनके योगदान को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ब्राह्मण सभा में जाके भाग ले रही हैं। यानी ऐसा जातिवाद का बदसूरत चेहरा भारत में यहाँ पर नजर आ रहा है। हो सकता है रेखा गुप्ता को ये ना लगे कि वो जब दलितों के खिलाफ कुछ नहीं कह रही हैं तो एक समुदाय को आगे बढ़ा रही हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप किस तरह से जातिगत आधार पर भाषण दे रही हैं, एक समुदाय के योगदान को आगे बढ़ा रही हैं, एक ऐसा समुदाय जिसके ऊपर अब से नहीं सैकड़ों साल से तमाम तरह का, मैं कहूंगी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आशीर्वाद उस समुदाय के ऊपर रहा है। हमेशा आरोप ये लगता रहा है कि एक तरह से जो आरएसएस और बीजेपी लगातार जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने की मांग करते रहे हैं और बात करते रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि एक ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की मांग करते रहे हैं, क्योंकि एक समुदाय का लगातार वर्चस्व जो है वो बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर बना रहे, दबदबा बना रहे। और इसीलिए आप देखते हैं कभी किसी को पैर धोकर पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएं तो आप पर एक व्यक्ति जाके जूता उछाल देता है क्योंकि आपने कोई टिप्पणी कर दी। तीसरा आप ये देख रहे हैं एग्जाम्पल कि अगर आप आईपीएस भी बन गए, पहली बात तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, आप में से बहुत से लोग उस तरह की सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं जिसके लिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो संघर्ष हैं इन समाजों के, जो संघर्ष हैं इन समुदायों के, इनको मुझे कम से कम बताने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी समझना ये जरूरी है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तो 21वीं सदी के भारत में जाति की कोई जगह नहीं। ये भी एक कास्ट प्रिविलेज है, ये कहना कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो अब खत्म हो चुका है, मिट चुका है। सिर्फ इसलिए कि आपको वो भेदभाव नहीं सहना पड़ रहा है, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि भेदभाव मिट चुका है। तो मैं तो शिकायत ये भी करती हूँ अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवई साहब से, कि उन्होंने एक तरह का ये समझौता इस हिंसक व्यक्ति के साथ क्यों किया कि ये व्यक्ति एक बड़ा योद्धा बन के, एक बड़ा, मैं कहूंगी, बहादुर व्यक्ति बन के उभर रहा है एक ऐसे प्रतीक के तौर पर जो कि हमला कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर। यानी सीधे तौर पर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसको अपने दबाव में लेने की कोशिश हो रही है कि अगर हमारे हिसाब से फैसले नहीं होते हैं तो भी हम आपको इस तरह सबक सिखाएंगे। तो हर तरफ जो राहुल गांधी ने कहा, मैं उनकी उसी बात को रिपीट करना चाहती हूँ कि किस तरह से, चाहे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे आप आईपीएस हो, चाहे आप एक दूल्हा बने हो और आपका वो खास दिन हो, तब भी आपको घोड़ी पर चढ़ने की इजाजत नहीं है, आप मूछ नहीं रख सकते। कई गांव ऐसे हैं जहां मैं गई हूं, जहां साइकिल पर चढ़कर दलित लोग साइकिल पर चढ़कर गांव के भीतर नहीं जा सकते, खासकर अगर उच्च समाज के लोग वहां बैठे हों। अभी एक और तस्वीर वायरल हो रही है, ये एक बड़े न्यूज चैनल की बड़ी न्यूज एंकर हैं कि वो बात कर रही हैं वहां पर तथाकथित निचली जातियों के
कि महिलाओं से, और खुद जो हैं वो पैंट शर्ट पहनकर, सूट बूट पहनकर बैठी हैं कुर्सी पर, और नीचे बैठी हुई हैं ये औरतें, ये महिलाएं, जो सीधे तौर पर दिख रहा है कि ये उच्च जाति की नहीं है, गांव की मासूम महिलाएं बातचीत कर रही हैं। तो ये कोशिश तो ये कर रही थी दिखाने की कि ये बहुत ही बेहतरीन एंकर हैं, पत्रकार हैं, लेकिन उन्हें भी शायद अंदाजा नहीं था, क्योंकि कभी कभी अपने कास्ट प्रिविलेज में हम इतना ज्यादा मदमस्त और उस गौरव से, या मैं कहूंगी उस ईगो से इतना ज्यादा हम चकनाचूर हो जाते हैं, अपने आप को इतना घेर लेते हैं कि हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हम कब कास्टिस्ट हो रहे हैं। ये वही हमारी एंकर हैं न्यूज चैनल की जिन्होंने कहा था कि उन्हें अपने जो सरनेम है उस सरनेम पे गर्व है। यहाँ पर पूरण जी जो कह रहे हैं, अपने उन्होंने जो नोट में लिखा अपने जाने से पहले, सीधे तौर पे वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से उनको 13 आईपीएस और इसके अलावा 3 आईएएस, इस तरह के लोग हैं जिन्होंने उनको परेशान किया। 9 आईपीएस और 3 आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जो सबके सामने उनको जलील किया करते थे, जाति के आधार पर जलील करते थे, उनको भ्रष्ट कहा करते थे, और उनसे सहा नहीं गया। उनकी पत्नी ने भी ये कहा कि दशकों तक उन्होंने इस बात को सहा अपनी नौकरी के दौरान। अब इस बात का मैं कोई फैसला नहीं कर सकती कि वो करप्ट थे या नहीं। इसमें तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कारोबारी हैं वो भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ के जो लोग थे वो भ्रष्टाचार का पैसा मांगते थे। ये काम है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का कि वो इस पर फैसला करें, छानबीन करें कि वो भ्रष्ट थे या नहीं। मैं तो ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर वो भ्रष्ट थे भी तो वो पहले और आखिरी व्यक्ति नहीं थे। जब वो ये कह रहे हैं कि जाति के आधार पर उनको परेशान किया गया, और उससे पहले उनकी 2021 की भी रिपोर्ट यहाँ पर छपी हुई है जो ये बताती है कि लगातार उन्होंने कोशिश ये की, 16 बार उन्होंने लिखित में ये शिकायत की कि प्रताड़ना हो रही है। 9 आईपीएस और 3 आईएएस ऑफिसर उन्हें जलील कर रहे हैं, बाकायदा उन्होंने नाम लिखकर ये बताया। अभी भी जब अपने जीवन को त्यागने से पहले भी उन्होंने जब ये लंबा चौड़ा खत लिखा, तब भी उन्होंने इस बात को साफ तौर पे लिखा है कि कैसे उनके साथ तमाम तरह की ज्यादती हो रही थी, लेकिन उस सब के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक व्यक्ति जिसका काम है पुलिस विभाग में रहना, भारत के संविधान की रक्षा करना, आम जो बेसहारा बेजबान लोग हैं, वो जो लोग कमजोर तबके से आते हैं, उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करना, अगर वो व्यक्ति खुद इतना कमजोर है, वो खुद इतना माजूर है, वो इतना बेआवाज है, वो खुद यानी इंडियन पुलिस सर्विस का व्यक्ति इतने उच्च पद पर एक एलीट सर्विस में जाने के बाद भी अगर वो इतना कमजोर है और इतना माजूर है, इतना बेसहारा महसूस कर रहा है, तो आप ये सोचिए कि एक आम दलित, एक आम जो निचली जाति का व्यक्ति है, वो अपने आप को कैसा महसूस करता होगा। मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाना चाहती हूँ। तमाम ये ट्विस्ट आ रहे हैं इस मामले में, और मैंने कहा कि इसकी जांच होती रहेगी कि क्यों एएसआई ने अपनी जान ले ली, या क्यों पूरन कुमार को, अगर मान लेते हैं कि वो भ्रष्ट भी थे, तो भ्रष्ट व्यक्ति क्या भ्रष्टाचार की वजह से उसे इतनी शर्म आएगी कि वो अपनी जान ले लेगा। पहली बात तो यही अपने आप में बहुत कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाती हूँ कि भारत में जातिवाद सबसे बड़ा जहर है, सबसे बड़ा घुन है, जो भारत की जड़ों को धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी के साथ इस तरह से चाट रहा है कि अब पूरी तरीके से हमारी जड़ों को खोखला कर चुका है।